बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं, उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है और आप हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। अरमला मेरे साथ आज नहीं है किसी निजी काम की वजह से, सो मेरा आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह। सो जनाब, पाकिस्तान में वी हैव अ लॉट टू शेयर। सबसे पहले तो सबसे बड़ा धमाका भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, वो है पेट्रोल बम की सूरत में अवाम पे गिरा है। यकीनी तौर पे IMF की शराइत इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने आ रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती नज़र आती है कि हमारी मजबूरी है, हम रोक नहीं पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त IMF की सभी शराइत के पीछे। रात को जो हुकूमत की ऑफिशियल स्टेटमेंट वज़ीर दाखिला की जानिब से आई, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया जिसको न सिर्फ उन्होंने मुआहिदा ख़तरनाक किया बल्कि पूरा भी नहीं किया, और उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि अब उन शराइत का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और इसी की सूरत में हमने डॉलर को भी फ्री छोड़ा, इसी की सूरत में हम इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो भी बढ़ाने पर मजबूर हैं। रात को राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि हमने इसहाक डार साहब ने रेजिस्ट किया IMF के सामने, जिसकी वजह से उनकी कोशिश थी कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब एक हकीकत ये भी है कि अगर इसहाक डार साहब रेजिस्ट ना करते तो शायद इतनी टाइट शराइत इस वक्त IMF की ना होती। खैर जनाब, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की अगर बात करें तो इस वक्त पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 250 रुपये फी लीटर पाकिस्तान में हो चुकी है। लाइट डीजल की प्राइस भी बढ़ी, 18 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल 35 रुपये महंगा हुआ है और इस तरह 49 रुपये 80 पैसे फी लीटर इसकी कीमत है। मुझसे बहुत बेहतर आपको पता होगा, जो लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, दे नो इट बेटर कि ये इस वक्त क्या सूरत हाल बन चुकी है। इसके साथ साथ आई वाज जस्ट रीडिंग कि एक साल के अंदर जी पेट्रोल तकरीबन 107 रुपये, जबकि डीजल 121 रुपये फी लीटर उसकी कीमत जो है वो उसने फ्लाई किया है, वो ऊपर गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कहना चाहिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की आवाम के लिए। इससे पहले जो पेट्रोल पंप मालिकान का रवैया देखा गया वो इंतहाई अफसोसनाक था। हमने देखा लंबी कतारें यहाँ पे लोगों की पेट्रोलियम के हसूल के लिए और पेट्रोल के हसूल के लिए लगी। जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालिकान थे उन्होंने पेट्रोल की तरसील रोक दी। शायद उनको इल्म था, पहले किसी ने बता दिया होगा कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। सो आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो पेट्रोल पंप्स की जानिब गई कि इस सूरत हाल से बचा जाए और सस्ता पेट्रोल ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जो ही पेट्रोल 250 रुपये का हुआ, उसके बाद तहखानों से जिसे कहते हैं कि पेट्रोल निकल आया और लोगों ने धड़ाधड़ पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया। और एक ऐसी सूरत हाल हमने देखी जिसका पाकिस्तानी अवाम ऑफ एंड ऑन सामना करती रहती है, लेकिन 250 रुपये लीटर पेट्रोल इस वक्त अवाम खरीदने पर मजबूर है। सो एक तो इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी मुहरिकात क्या है और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर क्या आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है डेफिनेटली, चूँकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है, जो अशियाए ख़ोर-ओ-नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। सो अल्टीमेटली इट्स अ होल साइकिल जो कि इम्पैक्ट करता है आवाम को ओवरऑल। और पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक है आवाम की जो परचेजिंग पावर है उसके साथ। आगे बढ़ते हुए हम कुछ पाकिस्तान के अंदर जो मौसमी सूरत हाल है इसकी भी बात कर लेते हैं, चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पे जो मैदानी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके हैं, दोनों में सर्दी के एक धुआंधार स्पेल जारी है। यकबस्ता हवाएं हैं जो कि इस वक्त टकरा रही हैं और जो सर्दी है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर मुसलसल गिर रहा है। एक जानिब तो हम इसे अब्र रहमत भी कह सकते हैं, लेकिन पहाड़ों पर जो स्नोफॉल है उसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत सारे इलाकों में इजाफा हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं यहाँ पर यकबस्ता हवाओं का राज नज़र आता है। कोयटा है, बलूचिस्तान है और इसके जो दीगर इलाके हैं यहाँ पे भी बारिश और बर्फबारी शदीद इस वक्त बर्फबारी की शदीद कैफियत है। यहाँ पे सयाह भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। हम महकमे मौसमियात की बात करें तो इस्लामाबाद के हवाले से उनका कहना है खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो बालाई पंजाब है आज यहाँ पर भी पहाड़ों पर फिर बर्फबारी की पेशगोई की गई है और उसके बाद जो मौसम है वो मजीद सर्द होने का खदशा है। खासतौर पर हम चूँकि लाहौर में मौजूद हैं तो कल से लाहौर का मौसम मुझे तो कम से कम बहुत खुशगवार लग रहा है जो मौसमी सूरत हाल है, क्योंकि कल कुछ इलाकों में बारिश भी हुई और बारिश के बाद जो हवाएं थी वो ठंडी तो हुई, सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी तो, लेकिन उसके साथ साथ खुशगवार भी हो गया मौसम। और ये जो ड्राई वेदर की वजह से एक इम्पैक्ट हमारी सेहत पे आता है, जिससे हमारा जो निज़ाम सेहत है वो थोड़ा मुतासिर होता है, या ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से थोड़ा वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसमें फिर थोड़ी आसानी हो जाती है बारिश होने के बाद। तो सूरत हाल बेहतर हुई है। इस्लामाबाद के बारे में अहम खबर है आज, और आपको मालूम है मरियम साहिबा तो पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनका इस्तकबाल किया गया। किस वजह से किया गया
ये नहीं मालूम, लेकिन उनका इस्तकबाल किया गया, उनके इस्तकबालिया कैंप लगाए गए, उनसे बाकायदा तौर पर एक रैली की सूरत में वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंची। उन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया, साथ इंदिया भी दे दिया कि उनके वालिद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान आएंगे और जल्द आएंगे। और उन्होंने कहा कि जी जो उनके वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर इनके दरमियान खड़े होंगे। ये वो कुछ मनाजिर हैं जो यकीनी तौर पर हम आपको उस दिन भी दिखाते रहे और आज भी हम इसका तज़किरा ज़रूरी समझते हैं, जो कि आने वाले वक्त के अंदर जो बड़ा अहम किरदार हमें मरीम नवाज साहिबा का नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में और देन पंजाब की पॉलिटिक्स में, तो इसका क्या इम्पैक्ट वो लेकर आ पाएंगी अपनी पार्टी की जो कुछ हद तक कम हुई साख है हुकूमत में आने के बाद, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आ रही है मजीद पॉलिटिकल केसेस के हवाले से, उसमें फवाद चौधरी का केस आपको पता है सबसे अहम है। और फवाद साहब के हवाले से जो खबर है वो ये है कि आज 11:30 बजे उनका जो केस है उसकी समाअत होगी। इसमें इससे पहले इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी थी उन्होंने और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फवाद चौधरी साहब को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका पूरा होने पर आज अदालत में उनको पेश किया जाना है। इस पर क्या कार्रवाई होगी, इस हवाले से भी हमने अपडेट्स लेनी है और इसका क्या नतीजा निकलता है। ताहम उनकी जो अहलियाँ हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अपील की थी कि फवाद के चेहरे पर जो कपड़ा डालकर उन्हें लाया जा रहा है, उनका चेहरा ढांप कर लाया जा रहा है, इसकी उन्होंने कहा था जी मैं मजम्मत करती हूँ और अदालत को इसका नोटिस खुद नोटिस लेना चाहिए। और जो उनको बच्चों से बकौल हिबा फवाद चौधरी साहिबा नहीं मिलने दिया जा रहा, इसका भी अदालत को नोटिस लेना चाहिए, ऐसा हिबा फवाद का कहना था। तो इस पे क्या डेवलपमेंट है, हमारे साथ हमारे कोरेस्पोंडेंट भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आज एक और अहम दिन है इस्लामाबाद में, जब अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद यान इस्लामाबाद आ रहे हैं। तमाम जो इस्लामाबाद की शाहराहें हैं जहाँ से प्रेसिडेंट ने गुजरना है, उनको सजा दिया गया है, एक भरपूर किस्म का वेलकम दिया जा रहा है उनको। वो अपने निजी दौरे पर रहीम यार खान पहुंचे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की थी और अब ये उनका निजी दौरे के बाद अब ये दौरा कन्वर्ट हुआ एक सरकारी दौरे में और वो इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर साहब हैं फवाद चौधरी के मामले पर, हम उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। इस्लामाबाद कचहरी के अंदर मौजूद हैं साकिब, थैंक यू वेरी मच। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है, एक तो हमें ये बता दीजिए और कहाँ तक पहुँचा ये मामला फवाद चौधरी का। जी, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में जो कारकुनान है पीटीआई के वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने 11:30 बजे फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अदालत पेशी से कबल उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और उनका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी अदालत के सामने जो है वो पेश की जाए। गुज़श्ता रोज जो उनके भाई हैं फवाद चौधरी के, फैसल चौधरी, उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी कि फवाद चौधरी पर दौरान हिरासत मुमकिन तशद्दुद का खदशा है और इसके अलावा उनकी जानिब से यह भी एतराज़ किया गया था कि उनका तिब्बी मुआयना नहीं करवाया गया अदालती ऑर्डर्स के बावजूद। तो अदालत ने आज के लिए ये ऑर्डर किया कि आप उनका तिब्बी मुआयना करवा कर यहाँ पे रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड जो है वो मुकम्मल होने पर आज पेश किया जाएगा। मजमूई तौर पर 4 रोज के लिए जो फिजिकल रिमांड है वो अदालत दे चुकी है जो पुलिस को, और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि हमने एक तो वॉइस मैच करनी है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेनी है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फवाद चौधरी को किसने डायरेक्शन दी, किसने हदायत दी, किसने ये कहा कि आप ये इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें, इन तमाम को अभी इन्वेस्टिगेट करना है और कौन है इसके पीछे, उन तक भी हम पहुंचना चाहते हैं। ये पूरा केस है इलेक्शन कमीशन और प्रोसिक्यूशन और पुलिस का, जिसको लेकर पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। गुज़श्ता समाअत पर जो कहा गया था अदालत से कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो लाहौर से होना है वो जो है वो अभी तक नहीं हो सका और आज ये तवक्को की जा रही है कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट के हवाले से रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की जाएगी। वॉइस मैच हो चुका है, पैमरा से सीडी जो है वो ले चुकी है जो पुलिस है जो स्पीच की थी। अगरचे दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से ये कैटेगोरिकली ये कहा गया कि हम तस्लीम करते हैं कि वो जो स्पीच की, जो धमकियां दी, जो मुंशी कहा इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ वो कहते हैं कि हम ये तस्लीम करते हैं। इसके बावजूद उनके वकील ने कहा कि ये आपकी जानिब से जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ट्रायल में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है, वॉइस मैच है, उसके अलावा जो गवाहान है या इसके अलावा जो दीगर जो तफ्तीश है या खासतौर पर जो मोबाइल है, जो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि एक मोबाइल तो पुलिस हासिल कर चुकी है, अब कौन सा मोबाइल लेना है तो पुलिस की जानिब से बताया गया एक और मोबाइल भी जो है वो फवाद चौधरी का वो हमने हासिल करना है, लैपटॉप लेना है, इनकी घर की तलाशी लेनी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज जो है वो इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी और 2 रोजा फिजिकल रिमांड के बाद 11:30 बजे अदालत के सामने फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा। ठीक है, क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सारी सूरत हाल पे कोई मौक़िफ़ आया है फवाद चौधरी की फैमिली की तरफ से? क्योंकि भाई तो उनके वकील हैं, लेकिन उनकी अहलिया भी भरपूर हमें नजर आती हैं सारी सरगर्मी के अंदर, तो क्या उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ आया है पुलिस की इस सारी स्टेटमेंट के बाद? फैसल चौधरी उनके भाई हैं, वो अभी सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमें नहीं बताया जा रहा कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा जा रहा है, फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही, फैमिली की मुलाकात जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो नहीं करवाई जा रही, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसीलिए हमने दरखास्त भी की थी। और फैसल चौधरी का यह भी कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने खत लिखा है कि फवाद चौधरी पर जो है वो तशद्दुद का खदशा है हिरासत के दौरान, इसलिए उसको रोका जाए। ताहम उनकी जानिब से यह कहा गया है कि 11:30 बजे हम ये तमाम मामला जो है वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा उनके सामने रखेंगे ताकि उस हवाले से अप्रोप्रिएट जो ऑर्डर्स हैं वो अदालत जारी कर सके। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे माहौल क्या है? तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या मौजूद हैं? जो कि सबसे बड़ा खदशा इदारों को भी यही था, और जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई उस दिन हमने कम अज कम लाहौर के इलाकों में भी मुख्तलिफ जैसे लिबर्टी चौक वगैरह के मशहूर इलाके यहाँ पे देखा कि पुलिस की नफरी तैनात की गई ताकि कोई अगर इसका कोई बैकलैश आता है, कोई एहतजाजी सरगर्मी होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में आज एक बड़ी अहम VIP डेवलपमेंट मूवमेंट भी है और फिर फवाद चौधरी की पेशी भी है, क्या सूरत हाल है आपके पास आके? यहाँ पे कचहरी में अभी जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो चुके हैं और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 11:30 बजे बड़ी तादाद एक यहाँ पे पहुंच जाएगी। और पॉलिटिकली जो इतनी इस किस्म की जो हुई हैं, अरेस्ट हुई हैं, इससे पहले हमने देखा है कि इतनी तादाद नहीं आती थी, लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर बहुत गैर मामूली तादाद जो है वो कचहरी में कारकुनान की आती है, उनके हल्के के लोग आते हैं, उनके जो लीडरशिप है PTI की वो आती है, वो स्पीचेस करते हैं। उनकी खास तौर पर उनकी जो वाइफ है उनकी जो आवाज है वो हमेशा से यहाँ पे मीडिया टॉक भी करती हैं और काफी अग्रेसिव उनकी गुफ्तगू भी रही है। और अदालत के सामने उनके गुज़श्ता दो दिन कबल जब पुलिस यहाँ से लेके गई फवाद चौधरी को, तो उनके साकिब हमारे साथ रहिए, डाला गया तो उन्होंने। ठीक है, आप हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे पास एक और अपडेट आ रही है, हमें उसकी तरफ जाना है और मैं वापस आपसे दोबारा लिंक भी करूंगा। फवाद चौधरी के मामले पे बात कर रहे थे, अब शेख रशीद साहब की लाल हवेली के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है उनकी रिहाइशगाह है लाल हवेली, जो कि रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके में वाक़ है। लाल हवेली को सील कर दिया गया है जी। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचाएं। जो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, इसने सुबह पुलिस की भारी नफरी के साथ, जिसमें रिपोर्टडली FIA के अरकान भी थे, शेख रशीद साहब की लाल हवेली समेत 7 इसके जो यूनिट्स हैं, इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं इस लाल हवेली के, इसके 7 यूनिट्स को सील कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है। इस वक्त हमारे साथ इमरान असगर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं रावलपिंडी से कि वो क्या हमें इस हवाले से बताएंगे। इमरान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? लाल हवेली को क्या मुकम्मल तौर पे सील किया गया है या पार्शली सील किया गया? अपडेट्स क्या? जी इमरान, बिल्कुल ये मतरूका वक्फ इमलाक और शेख रशीद के दरमियान ये खासा एक तवील इशू था, क्योंकि इवैक्यूएट ट्रस्ट ये कहता है कि प्रॉपर्टी बेसिकली सरकार की है, लेकिन शेख रशीद साहब ये कहते थे कि उनकी आबाई जायदाद है और उसकी रजिस्ट्री भी इनके पास मौजूद है। मुख्तलिफ फोरम के ऊपर ये मामला गया, लेकिन बिल आखिर आज जो है इवैक्यूएट ट्रस्ट ने अलग सुबह FIA, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो एहलकार थे, अफसरान थे, भारी नफरी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे इवैक्यूएट ट्रस्ट के आसिफ खान, उन्होंने अलग सुबह ये कार्रवाई की। तकरीबन 6 यूनिट जो आपने बताया इमरान, बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली लाल हवेली एक मरकजी इमारत है, जबकि इसके इर्द गिर्द जो है वो काफी सारी दुकानें भी मौजूद हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी होती है, गो के वो लाल हवेली का हिस्सा है। लेकिन आज जब इवैक्यूएट ट्रस्ट ने कार्रवाई की तो तमाम इमारतों को सील कर दिया गया। जो शेख रशीद के जो लाल हवेली के मरकजी दरवाजे थे, वहां पर जितने ताले शेख रशीद की जानिब से लगाए गए थे उनको उखाड़ कर सरकार ने अपने ताले नस्ब किए हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियली सील होती है उसको सील कर दिया। जो यूनिट्स दीगर थी, दुकानें थी, उनको भी सील कर दिया है। और हैरत की बात यह है कि क्योंकि इसका सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा हैवी शेख रशीद ने यहाँ पर नस्ब कर रखा है। शेख रशीद या उनके भतीजे शेख राशिद शफीक यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से इस सारी कार्रवाई को बराह रास्त देखते रहे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो आई थी, FIA के एहलकार मौजूद थे और तमाम वो महकमे जो कि किसी न किसी तरह
इस सारी सूरत हाल में अपना हिस्सा बटा सकते थे, वो मौजूद थे। अच्छा, किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं हुई। ठीक है इमरान, मेरी इत्तला के मुताबिक ये लाल हवेली पूरी लाल हवेली का मसला नहीं है, इसके कुछ यूनिट्स हैं जिसके ऊपर मतरूका वक्फ क्लेम करता है कि ये उसके हैं। तो क्या उन हिस्सों को छोड़ दिया गया है जो शेख रशीद साहब के मुताबिक उनके हैं, और सिर्फ उन हिस्सों को सील किया गया है जिसे वक्फ इमलाक बोर्ड क्लेम करता है, या पूरी की पूरी लाल हवेली इस वक्त सरकारी तौर पर सील की गई है? इत्तलात क्या है इमरान? बिल्कुल मजमूई तौर पे पूरी लाल हवेली, अच्छा। जिसको शेख रशीद साहब ये क्लेम करते हैं कि उनकी आबाई जायदाद है, जबकि वैक्यू ट्रस्ट ये कहता है कि बेसिकली पार्टीशन के बाद जितनी ओल्ड प्रॉपर्टीज थी वो वैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, किसी को अलाट जरूर की जा सकती है रेंट पर, लेकिन ये किसी को मलकियत के तौर पर नहीं दी जा सकती। तो यही वो तनाजा था जिसके ऊपर सारा ये मामला था, क्योंकि काफी पेंडिंग रहा, कई साल से ये चल रहा था, लेकिन आज खत्मी तौर पर इसको मुकम्मल तौर पर इस इमारत को सील कर दिया गया। शेख रशीद ने कहा था कि लाल हवेली पर कार्रवाई जो है उनकी लाश पर की जाए। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था इमरान कि अगर तो एफसी और रेंजर्स आई तो मैं वैसे ही उनके हवाले कर दूंगा, वो मेरे भाई हैं, उनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, और अगर पुलिस आती है, कोई दीगर महकमा आता है, तो फिर हम उनको जो है ना वो निपटेंगे उनके साथ। तो क्या कोई रेजिस्टेंस की गई शेख रशीद की तरफ से, उनके सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से, या फिर उनके वोटर्स की तरफ से जो उनके पास यहाँ पे आसपास मौजूद हैं? इमरान, एक तो इसकी जो टाइमिंग थी कार्रवाई की वो बड़ी अर्ली थी। बिल्कुल आप ये कह लें कि तकरीबन सुबह 7 बजे कार्रवाई का आगाज हुआ। अच्छा। उस वक्त वैसे भी जो लाल हवेली है उसके गिरदोनवा सब कारोबारी मराकज बंद थे, लेकिन जो सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर मौजूद था लाल हवेली में, उन्होंने किसी भी किस्म की कोई मजामत नहीं की। इमरान, आप हमारे साथ रहिए, हमें शेख रशीद अहमद ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, उनसे पूछते हैं सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये कार्रवाई तो हमने देखी है और हम रिपोर्ट भी करें, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? ये सुबह जो कार्रवाई हुई है, लाल हवेली को सील कर दिया गया है, शेख साहब। हेलो, जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी, प्लीज बताइएगा शेख साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? ये जो कार्रवाई की गई है, लाल हवेली को सील कर दिया गया। देखिए, इनकी किस्मत खराब है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ा है। हर सुबह सवेरे रात 4, साढ़े 3, 4 बजे इन्होंने ये कार्रवाई की है। पहले ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे, एफसी और रेंजर्स को इन्होंने तलब किया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम किसी के घर पे, रेंजर्स और एफसी ने कहा नहीं जा सकते। फिर ये एफआईए को ले आए हैं और पुलिस को ला के इन्होंने सील किया। अभी हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, देखें कितने बजे टाइम लगता है, तो शाम किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर ये हमारी मलकियत नहीं है तो हम 16 दफा वजीर रहे हैं, हमें नाअहल करार दिया जाए। मैं ऐसी बिला वजह अपने मुसीबत देते हैं। एक शख्स लोगों की तोजे हटाने के लिए लाल हवेली के बगैर, लोग वैसे ही तंग हैं कि लाल हवेली के बगैर ही वो लड़ने के लिए तैयार है कि लाल हवेली के बगैर लड़ाई झगड़ा और ये हमें मत्थे लगाएंगे, वो हमारे खिलाफ मिल कोई नहीं रहा। ये सिर्फ एक बहाना है और इनकी कमकड़ी है कि सुबह सवेरे भाई आप हमें बताएं कि 15 तारीख आपने अपने औकाफ के केस में लगाई हुई है। अभी हम हाई कोर्ट कह रहे हैं, अभी तो इन्होंने हेयरिंग की 15 तारीख लगी है और आगे इन्होंने ये तमाशा। अच्छा, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि आपने मकामी अदालत से रुजू किया था हुक्म इम्तनाई के लिए, लेकिन हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया गया, इस हवाले से बताइए हमें। वो इंटाइटल नहीं है, वो उसके पास इख्तियारात नहीं थे इसके। अच्छा। तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं आज, अभी इंशाल्लाह पता लग जाएगा कितने बजे लगती है, 9:30 10 बजे दायर हो जाएगी। तो जो टाइम मिलेगा हम पेश होंगे, फिर शाम को मीडिया से बात करेंगे। सारा मीडिया सारा देख ले, अगर ये हमारी जाती मलकियत नहीं है तो हमें ये जो चोर की सजा वो हमारी सजा मुकर्रर। आप इससे पहले एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अगर रेंजर्स एफसी आती है तो सर आंखों पर हम उन्हें वेलकम करेंगे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अगर पुलिस या दीगर इंतजामिया आती है तो हम उनसे निपटेंगे। आपने कुछ ऐसी बात की थी। तो रात को रेंजर्स तो नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद आपने सरेंडर कर दिया शेख साहब। अब मैं लड़ना, वहां लड़ाई नहीं चाहता। लोग वैसे ही बड़े तंग है, कल पेट्रोल के बाद और महंगाई के बाद ये मेरे मत्थे लग जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। ये तंग और तारीख गलियां मल्ले हैं, ये फैल जाएगी सारी पिंडी में लड़ाई। तो अभी हाई कोर्ट को हम देखते हैं, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। एक नहीं तो 2 दिन के बाद मिल जाएगा। ना लाल हवेली कहीं जा रही है, ना हम कहीं जा रहे हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं, इनका रहने का कोई तो ये आपका घर है, अलामती तौर पर बड़ी इसकी एक सिग्निफिकेंस है पिंडी की सियासत के अंदर लाल हवेली की। तो आपकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे सामने नहीं आई क्या? टाइमिंग इसकी वजह थी, या लोग अपनी परेशानी में और किसी ऐसी मामले में हिस्सा लेना नहीं चाहते शेख साहब? एक्चुअली जी मैं अभी 3 दिन के लिए लंदन गया था। इस पर एक फिल्म बन रही है और मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है।
अच्छा। मैंने जो किताब बेची, इन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने 70 लाख रुपया उसका इनकम टैक्स जमा करा दिया CPR में, 75 लाख रुपया। 2 करोड़ रुपए की वो बिकी, मैंने 75 लाख रुपया उसका इनकम टैक्स। अब मुझे बहुत सारा पैसे मिल रहा है। पहले महेश भट्ट इस पर बनाना चाहता था, धनराज फिल्म, मैंने कहा नहीं, इनसे नहीं बनानी। अब ब्रिटिश कंपनी इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है, वो मुझे काफी पैसे दे रही है। वो पैसे मिलने से पहले इसको कानूनी तौर पर मुतनाज़ा करना चाहते हैं और एक फड्डा करना चाहते हैं, फसूल। तो शेख साहब, ये जो पैसे आपको इसके कॉपीराइट्स की मद में मिल रहे हैं, अगर हुकूमत इसको क्लेम कर रही है कि सरकारी प्रॉपर्टी है, तो कहीं वो पैसे भी आपको वापस ना करने पड़ जाएं कि आपकी तो प्रॉपर्टी नहीं थी, ये पैसे आपने ले लिए? अभी तो वायदा ही नहीं हुआ, अभी तो मेरी शराइत भी उनसे तय नहीं हुई, लेकिन इनको पता है, इनकी हर तरफ जो मेरी किताब बिकी है उसके पैसे मैंने 30 दिसंबर को जमा करा दिए हैं। अच्छा, अब जब हाई कोर्ट में आप जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट में क्या आपका मौकिफ क्या है इदारों के मुकाबले में? हमारी अगर नहीं है तो ले लें, हमारी है ये प्रॉपर्टी राइट। ये है 15 तारीख इन्होंने हमें बुलाया हुआ है वैक्यू के ऑफिस इस्लामा, 15 से पहले इन्होंने ये काम दिखा दी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये भी बता दीजिए, जो सियासी सूरत हाल अब डेवलप हो रही है, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाएं हम, इस हवाले से हमें बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस वक्त कल पेट्रोल जो है वो 35 रुपए महंगा हुआ है और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ये हुआ है। अच्छा, मैं बताया जा रहा, लाइन ड्रॉप हो गई। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे जी, साबिक वजीर दाखिला, जिनका ये कहना है कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। आपको बताएं कि रिपोर्टेडली पहले शेख साहब की तरफ से हुक्म इम्तनाई जारी करने की मकामी अदालत से कोशिश की गई थी, जो कि इनकी अपील खारिज कर दी गई थी, और अब इतलात ये आ रही है कि शेख साहब जब, बल्कि उन्होंने खुद हमें बताया कि वो हाई कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं और लाल हवेली के इस केस में अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। और उनका ये कहना था कि हम अदालत से कहेंगे कि अगर लाल हवेली हमारी नहीं है तो ये हमसे वापस ले ली जाए। हमारे नुमाइंदे इमरान असर हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, और इसके अलावा हम फवाद चौधरी केस के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को आज 11:30 बजे दोबारा से पेश किया जाना है। हम अपने नुमाइंदगान से भी राब्ते में हैं। इस वक्त हमें रमीज़ अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे ज़रा तज्जिया ले लेते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। हाउ डज ही सी द करंट सिचुएशन, इनका क्या इस पे टेक है? रमीज़, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमीज़, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमें ओवरऑल ये जो फवाद चौधरी केस है, इसमें पुलिस ने जो इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया है उसको लेकर, और देन जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करिए तहरीक इंसाफ इन फवाद चौधरी, क्या एनालिसिस क्या है आपका? देखिए, बहुत अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब के केस को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कोई टेररिज्म की हो। सिंपल एक स्टेटमेंट थी, उनको उन पे FIR होनी चाहिए थी अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, और एक प्रॉपर प्रोसीजर जो अरेस्ट का है वो अंडरटेक करना चाहिए था। इस तरीके से जाके कमांडो एक्शन करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है और बाद में उनको इस तरह से अदालत में प्रेजेंट किया जा रहा है जिस तरह से उन्होंने पता नहीं इस मुल्क के ऊपर कोई हमला किया है या इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश की है, तो ये गलत है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मेरा ख्याल है हर जो आने वाली हुकूमत है वो जो गुज़िश्ता अदवार के जो लीडर्स हैं उनके साथ जब ये सलूक करती है तो ये भूल जाती है कि एक दौर में जाके वो भी गुज़िश्ता हुकूमत होगी और उनके साथ जब ये सलूक होगा तब उनको बहुत बुरा लगेगा। एक बात। दो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब का केस जो है वो असल जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और उससे नजरें हटा रहा है, और असल हमारे जो मसले हैं वो इकोनॉमी के हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, आगे आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखेंगे बढ़ेंगी, गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इस मुल्क का गरीब आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? और जब इस मुल्क के गरीब आदमी का सर्वाइवल एट स्टेक आ जाएगा तो उसको पॉलिटिक्स से फिर क्या लेना देना? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे बताइए एक ऐसा 30,000 दारू से प्ली ली जा रही है, वो इसमें जो कुछ गद्दारी का या बगावत का, गद्दारी तो नहीं कहना चाहिए, बगावत का जो एलिमेंट है उसकी बुनियाद पे ये ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, इदारे ये प्ली ले रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा जरा याददाश्त हम अपनी रिफ्रेश करें तो जब इनकी हुकूमत आई थी तब भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि किस तरह से आर्टिकल 6 इमरान खान और PTI पे अप्लाई कर दिया जाए। तब इनको जो असेंबली के हुए हुए मैटर्स हैं, कासिम सूरी साहब ने जो एक रूलिंग दी थी उसके ऊपर इनको गद्दारी याद आ रही थी, हाई ट्रीजन याद आ रहा था, अब इनको किसी और केस में याद रहा है। तो मेरा ख्याल है 295C, आर्टिकल 6 और इसके अलावा जितने मुकदमात ये क्रिएट कर सकते थे PTI के खिलाफ उन्होंने करके देख लिए हैं। लोग इनके साथ हैं नहीं। PTI ने भी इससे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं किया था। देखिए, मैंने आपको यही पहले आते हुए यही कहा कि हमारी हर इनकम्बेंट गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि उन्होंने भी एक दौर के ऊपर जाके जो है ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, ऑपोजिशन सीट्स पे बैठ रहे हैं, लेकिन PTI के दौर के अंदर ये मामला जो हुए वो PTI के दौर के थे। वो तब क्रिटिसिज्म हमने PTI के दौर में PTI हुकूमत में किया। इस वक्त अगर आज की हुकूमत की गलतियों को डिस्कस करते हुए साथ PTI की गलतियां डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है वी विल बी मेकिंग टू रॉन्ग। आप बात ठीक करें, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आगे बढ़ते हुए जो फवाद की स्टेटमेंट है इटसेल्फ, आप अगर उसका एनालिसिस करें,
फवाद चौधरी साहब उनके अपने जेएलएम के जो एमएनए थे जो उनको पॉलिटिक्स के अंदर लाए, उनके खिलाफ भी एहतजाज जेएलएम के अंदर करा दिया था, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, और क्यों कराया था? अपने अपने बयानात की वजह से। अब अगर फवाद साहब किसी भी इदारे के किसी ओहदेदार के खिलाफ ये बयान देते हैं कि उनके खानदान हमसे महफूज नहीं रहेंगे, तो क्या फवाद साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? अगर कल उनके सियासी कारकुनान उन पर कोई हमला कर दें, उनके घर वालों पर कर दें, तो बयानात तो बहरहाल मुतनाज़े हैं ना। देखिए, बयानात वर इन बैड टेस्ट, दैट्स इट। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि आप फवाद चौधरी साहब पे एक एफआईआर करें, एक प्रॉपर कोर्स से उनको अरेस्ट करें, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। ये कमांडो एक्शन करके अरेस्ट करने से क्या मकसद है? इससे पहले ये बयानात राणा सनाउल्लाह साहब ने भी दिए थे, तब क्या हुआ था? तब तो उन्होंने एग्जैक्टली साफ आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बोला था कि आपकी फैमिलीज को हम यहाँ नहीं देंगे। दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ सेम काइंड। तब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो गलती करती है तो उसको गलती की इजाजत नहीं है, लेकिन उसकी जो और ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑपोजिशन है, उसको गलती की तरफ से भी जस्टिफाई नहीं किया नहीं, लेकिन देवर हमारे साथ होनी चाहिए थी उन पे, बट दैट्स दैट। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक लेते हैं जी, बाद में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हुए आप एक एक्सप्रेसो हीरो से आपकी मुलाकात कराते हैं। आपको मालूम है हमारी यूथ इतनी टैलेंटेड है कि जब इसको मौका मिले कुछ करने का तो पीछे नहीं हटती है, करके दिखाती है। इस वक्त हमारे साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली उम्मे कुलसूम मौजूद हैं। इनके हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने टी शर्ट्स की तैयारी के बाद जो मटेरियल बच जाता है, जो कपड़ा बचता है, इसके ऊपर अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। इनको ज़बरदस्त किस्म की रग्स और मैट्स में तब्दील कर दिया। उम्मे कुलसूम के ये जो तैयार किए गए मैट्स हैं और रग्स हैं, ये टेक्सटाइल का जो आलमी मेला है, हेम्स टेक्सटाइल नुमाइश, इसमें इसको माहौल दोस्त तरीक़ों से जाकर करने वाले खुसूसी पवेलियन में आलमी ब्रांड्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और जो मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स कंपनीज़ हैं, उसकी तवज्जो हासिल करने में ये प्रोडक्ट्स कामयाब रही हैं। और इस मुकाबले में दुनिया की 33 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी तकरीबन 150 से ज़ायद ऐसे तलबा हैं जो कि इसमें शामिल थे। और वो टेक्सटाइल रिसाइकलिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साथ लेकर आए थे। उम्मे कुलसूम से बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट है, ऑपरेशनल है उम्मे कुलसूम हमारे लिए, तो उनसे हम पूछते हैं कि वो ये कैसे उनके जहन में आया और कैसे करिए। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक हूँ। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत जबरदस्त आपका ये आइडिया था, तो क्या पहला सवाल, आइडिया आपका अपना था, किसी ने आपको आइडिया दिया कि उम्मे कुलसूम ये कर लें? ये कैसे आया आपके जहन में कि ये किया जा सकता है? ये स्टार्ट हुआ था एक्चुअली मेरे आई हैव अ पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड ऑफ टेक्सटाइल। तो वो मैं बचपन से मैं देखती थी, फैक्ट्री जाती थी, विजिट करती थी, तो वहाँ देखती थी कि काफ़ी सारा कचरा निकलता था, स्पेशली डिपार्टमेंट से। तो फिर वो देखते देखते फिर फाइनली जब मेरा थीसिस ईयर आया आईवीएस में, जब मैंने दाखिला लिया था, तो मेरा 4th जो थीसिस ईयर का प्रोजेक्ट था मेरा, तो उसके लिए मुझे कलेक्शन बनानी थी कुछ प्रोडक्ट्स की। और मैंने ऑब्वियसली टीचर्स की हेल्प के थ्रू मैंने यही सोचा कि मे बी इस कचरे का कुछ किया जाए, और अगर क्यों ना कोई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की तरफ जाएं और इस कचरे से कोई प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंचे और ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स भी बन जाएं। तो ऐसे हुआ ये। ठीक है, ज़बरदस्त बात है। तो हमें ये बताइए कि फिर ये जो बैनुल अक़वामी फोरम है, इस तक आप खुद पहुंची, उन्होंने आपको कंसल्ट किया, या आपने खुद सोचा कि मुझे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मार्केट करना चाहिए, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं या फोरम्स हैं उन तक लेके जाना चाहिए? एक्चुअली मेरे जो टीचर्स थे वो उन्होंने ये कॉन्टेस्ट के बारे में उनको पता ही था, और आईवीएस हर साल पार्टिसिपेट करता है इस कॉन्टेस्ट में। तो उन्होंने फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने ही 3 स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो उनको बेस्ट लग रहे थे वो उन्होंने सबमिट करवाए। अच्छा। और फिर उन 3 प्रोजेक्ट्स वो मतलब पूरे वर्ल्ड में से हर यूनिवर्सिटी अपनी सबमिट करवाती है, और फिर पूरे वर्ल्ड में से 3 लोग सेलेक्ट होते हैं। जर्मनी का जो कॉन्टेस्ट है, जो ज्यूरर्स हैं बेसिकली वो करते हैं उनको सिलेक्ट। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो ये जो टेक्सटाइल रिसाइकलिंग है, ये कितना ज़बरदस्त काम है करने के लिए, ख़ास तौर पे हमारे वेस्ट को भी काम में लाने के लिए और उसके साथ साथ ज़र मुबादला बनाने के लिए, ये कितना हेल्पफुल हो सकता है? उम्मे कुलसूम, आप तो कर रही हैं, इस हवाले से हमें बताइए। पहली बात तो ये कि अगर कोई जैसे कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं तो इनका काफ़ी कचरा निकलता है, तो अगर ये सेल्फिश होके भी सोचें, अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी सोचें, तो वो उनके लिए फ़ायदा ही है। क्योंकि अगर ये कचरा जो कि वो नहीं यूज़ में आता, जो प्रोडक्ट्स वो लोग बेच देते हैं, इसके अलावा जो बच भी रहा है माल, अगर उसको भी
किसी तरीके से ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं किसी तरीके से यूज़ में लें तो ये इनका ही फ़ायदा है। और इन्वायरमेंट के लिए भी ऑब्वियसली क्योंकि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, पॉलिएस्टर, डेनिम वगैरह, ये जो मटेरियल होता है वो तो स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए बहुत डैमेज करते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा बन जाता है फिर ये दोबारा नहीं ये डिकम्पोज भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो बेहतर यही है कि इस जो रिसाइकलिंग और ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस लाएं हम, ताकि इन्वायरमेंट को, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अच्छा, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत महंगी डिग्रीज़ हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर जो लोग करते हैं। अपना टैलेंट तो अपनी जगह है, लेकिन जारी बात है जब तक कोई हुकूमती सतह पे कोई सपोर्ट ना हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए अपने इस प्रोफेशन को आगे लेकर जाना। आपके पास क्या सजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, कैसे हम इसको बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आगे लेके चल सकते हैं, और वो बच्चे जो कि नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप कोई मशवरा देना चाहें कि वो कैसे इसमें बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं? आई फील लाइक ये जो कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पाकिस्तानी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूँ तो हैबिट, मैं हाइम टेक्सटाइल्स मैंने विजिट किया था तो वहाँ पे हैबिट के ओनर थे। तो अब जैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मतलब हेल्प अगर कोई भी चाहिए हो, कुछ भी हो कोलैबोरेशन के लिए, तो दे वर इन फॉर इट। सो इट्स गुड कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो कोलैबोरेशन के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू इन स्टूडेंट्स को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त तो हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शायद इस मुल्क में उनको अपना माशी लिहाज से इतना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अपने ऐसे छोटे बिजनेसेस से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? वो डेफिनेटली कर सकते हैं, और जहाँ तक बाहर की बात है तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी करेंसी के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। बिल्कुल ठीक है। उम्मे कुलसूम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आई और आपने हमें अपने हवाले से बताया। बड़ी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट, ज़बरदस्त एक एग्जांपल है उम्मे कुलसूम की सूरत में कि ये जो वेस्ट मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसको लेकर इन्होंने रग्स और डिफरेंट जो चीज़ें इंटीरियर यूज़ के लिए बन सकती हैं वो इन्होंने बनाई हैं, इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है उनको, और ऐसी कई और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं अगर हमारे बच्चे इस तरफ आएँ और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको बताते रहेंगे। वंस अगेन उम्मे, वेरी वेल डन, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा उस इकॉनमी की बात कर लेते हैं जो इकॉनमी लोगों को मजबूर कर रही है कि वो ये सोचें कि पाकिस्तान में उनका मुआशी मुस्तकबिल महफूज नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर चुके हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर महंगाई की आग ऐसी भड़क रही है कि उसका सेंक हर शख्स तक पहुंच रहा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबका फिक्र से हो। इसहाक डार साहब ने पेट्रोल महंगा किया, उसको ऑन भी किया, और कहते हैं कि जो पुरानी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से हमें ये मामला करना पड़ रहा है। इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें, पेट्रोल तकरीबन 250 रुपये 249.80 पर पहुंच चुका है, और डीजल भी इसी तरीके से 18 रुपये फी लीटर उसको महंगा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल भी महंगा हुआ है, और उसके बाद एक महंगाई का तूफान है। रिपोर्टेडली जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उन्होंने भी किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया है, और ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आएगा। हम इन डिटेल्स इस पे बात कर चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत कोशिश कर रही है कि रिकवरी की जाए, IMF से बातचीत हमारी चल रही है। IMF ने मजीद अपनी कुछ शराइत जिसमें टैक्सेशन के मामलात हैं, जो हमारी टैक्स की बद में कलेक्शन हैं उनको बढ़ाने की बात है, सर्कुलर डेट खत्म करने के मामलात हैं, या उससे कैसे रिकवर किया जाए, गैस की कीमतें बढ़ाना एंड ऑल दैट। हम इस पर बात करते रहते हैं। जरा टेक्निकल एस्पेक्ट इससे जान लेते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनकी हम राय ले लेते हैं। डॉक्टर यूब मेहर हमें ज्वाइन है, मईशत के हवाले से अहम शख्सियत है, समझते हैं मईशत को, उनका तज्जिया हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और रमीज़ अहमद खान, सीनियर साफ़ी हमारे साथ और तज्जियाकार जो कि इकॉनमी को देखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं ही। तो आपकी इजाज़त से रमीज़, ज़रा मैं डॉक्टर साहब से पहले राय ले लेता हूँ कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, और शायद हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से हो रहा है। मैं अगर ओवरऑल आपसे इसके ऊपर एनालिसिस चाहूँ कि ये तूफान कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि हम एक जानिब ये फैसले तो किए जा रहे हैं IMF को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम आवाम पे बोझ बढ़ाई जाएं,
लेकिन साथ कोई काउंटर या पैरेलल स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जिससे कम से कम हम निचले तबके को थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, चाहे उनकी कीमतें, उनकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दें, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, या फिर जो पब्लिक सेफ्टी नेट है उसके अंदर हम कुछ ऐसा डाल दें। ये हम नहीं कर रहे, बिल्कुल अवाम को ऐसे छोड़ा हुआ है हमने आजादी के साथ। ऐसा लग रहा है कि अवाम की कोई किसी को परवाह नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। आप क्या कहेंगे? इमरान साहब, देखिए, जो निचले तबके को सपोर्ट की बात की है उसमें तो बहुत ही वर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान की ऑलरेडी है। अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में जो आप वेजेस की बात की है आपने बढ़ाने की, उस पे देखें, सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का अपना सेक्टर है, हमारे जो टोटल बजट है उसका लेस देन 4% जो है वो सैलरीज और पेंशन वगैरह पे खर्च होता है, लेस देन 4%। अच्छा। और वर्ल्ड में ये लोएस्ट एवरेजेस में आता है। दूसरा ये कि जो हम सब्सिडीज देते हैं, सब्सिडीज हमारी साइज जो है लेस देन 11% है। ठीक है। दूसरी कंट्रीज में ये 60% ऑफ टोटल बजट तक जाता है। इवन नेबर कंट्रीज जो है, साउथ एशियन कंट्रीज जो है, वहाँ ये 25% तक जाता है निचले तबके को सपोर्ट करने के लिए। हमारे यहाँ ये आज का मसला नहीं है, ये मसला तो 30 साल का है। मसला ये है, एक मैं कमेंट्स मीडिया पे सुन रहा होता हूँ कि सियासत की वजह से, सियासी हालात की वजह से इकॉनमी खराब है। मैं इसको इनवर्स सोचता हूँ। बेसिकली इकॉनमी की पोजीशन खराब होने की वजह से सियासी हालात हमारे खराब हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो देखती हैं कि एक पार्टी अगर उनके लिए कोई रेमेडियल मेजर नहीं कर पाई, वो दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो टॉक हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, उसमें हम कहते हैं कि हम इकॉनमी को फोकस कर रहे हैं, इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। मैं देख रहा होता हूँ अक्सर 90% केसेस में जो तज्जिए आ रहे होते हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है कि उस पार्टी ने ये गलत किया था। दूसरी पार्टी से लगता है इंतजार में होती हैं कि कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए, गवर्नमेंट ले ले, कि जिसकी वजह से आवाम पर और बिजनेस कम्युनिटी पर, इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़े और दूसरी पार्टीज को मौका मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, इकोनॉमी तो पॉलिसी मेकर्स ही चलाते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स चलाते हैं, पॉलिसी मेकर्स यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सियासतदान होते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो मुबर्रा है इस चीज से कि इकोनॉमी उनको गलत ड्राइव कर रही है। वो इकोनॉमी को गलत ड्राइव करते हैं, उसका इंपैक्ट पॉलिटिक्स तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी तो मैं समझता हूँ जो पॉलिसी बननी चाहिए या जो पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए वो एक बहुत बड़ा फुकदान है। पार्टीज आती हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन ले लेती हैं। और अभी जो क्राइसिस आया है, देखिए, ये आज का क्राइसिस नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में भी बारहा एक चीज डिस्कस होती थी कि अगर हमें क्राइसिस से निकलना है तो दो चीजों पे फोकस करना होगा। हमें इनफ्लो चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का, सारे प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रहे हैं। और उसके दूसरी कंट्रीज क्या करती है, अगर एक चीज होती है, आप अपनी एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने शुरू हो। उस फ्रंट पे काम हो ही नहीं रहा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना प्लानिंग कमीशन, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। 2, 3, 4 गवर्नमेंट आप गुज़िश्ता देखें, इस फ्रंट पे काम किया ही नहीं गया। ठीक है। दूसरा, FDI आनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। जो गुज़िश्ता अभी PTI की जो गवर्नमेंट थी, उससे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर उनके अब्रॉड जो पाकिस्तानीज हैं, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, शायद वो उनसे पैसा पाकिस्तान में ले आए और इन्वेस्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका, 4 साल गुजर गए। तो जब तक ये दो एवेन्यूज आपके जो है FDI का और एक्सपोर्ट का, और अनफॉर्चुनेटली सब जैसा कि आपने कहा, अभी इन दोनों एवेन्यूज पे काम नहीं हो रहा। IMF के पास बार-बार जाना पड़ेगा, रुपए पे प्रेशर आएगा, रुपए पे प्रेशर आएगा, आपकी ग्रोथ रेट भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली फिर पॉवर्टी का जो लेवल है, वो एक साइकिल है, वो चलता रहेगा, विशियस सर्कल है। रमीज, योर टेक ऑन इट। देखिए, टेक्निकल जितनी गुफ्तगू वो तो उन्होंने कर दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई विल टेक द लेवरेज ऑफ द फैक्ट कि मैं एक आम आदमी को शायद आज कोशिश करूंगा रिप्रेजेंट करने की, और एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से उसका सवाल ये है कि इस बार तो हम IMF में चले गए हैं, अगली बार कितना और हमें ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, साल 2 साल, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर चीजें बढ़ाएंगे। तो हमारे पास क्या इतना एक आम गरीब पाकिस्तानी के पास, इवन एक मिडिल क्लास के बाद इतना एल्बो रूम है? उसका जवाब है उसका एल्बो रूम था आज से 4-5 साल पहले, उसका ब्रीदिंग रूम था, लेकिन अब वो ब्रीदिंग रूम नहीं है। अब वो जो 10 से 15% सेव किया करता था, वो सारा का सारा खर्च रहा है। इसके बाद जब चीजें महंगी होंगी तो वो उधार पे काम चला रहा होगा, वो क्रेडिट पे काम चला रहा होगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के एक आम बंदे के घर की इकोनॉमी क्रेडिट पे नहीं चलती है।
सवाल अब अगला ये है कि क्या हमने अपने मुल्क की डायरेक्शन ठीक की है। देखिए जी, इकोनॉमिक डायरेक्शन ठीक करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपने इन्फ्लोज अच्छे करें, रेमिटेंसेस अच्छे करें, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें, लेकिन क्या आपके मुल्क के अंदर करप्शन रूट आउट हो गई है जिसने इस इन्वेस्टमेंट को इस मुल्क से बाहर भेजा? क्या इस मुल्क के अंदर वो पॉलिसी खत्म हो गई है जिस पॉलिसी मेकर्स ने इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को सोसाइटियां बनाने की तरफ भेज दिया? आपके मुल्क का हाल तो यह है कि आपके मुल्क में एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतना पैसा इतनी तेजी से नहीं कमाता जितनी तेजी से एक प्रॉपर्टी डेवलपर पैसा कमा लेता है। तो इस मुल्क में कौन क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? एक दूसरी बात यह है कि जब आपके एक मुल्क में एक बंदा अपना $1000 भेजता है और 1 साल के बाद उसका $1000 $700 रह जाता है कन्वर्जन की बात के अंदर, तो वो क्यों आपके मुल्क में पैसे भेजेगा? तो ये करेक्टिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके अंदर आपके जो मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर जो करप्शन है जिसने इस मुल्क के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लोगों को मजबूर कर दिया सोचने के लिए क्या उनको इस मुल्क में रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स को कहीं और हेज करना चाहिए, हमें उसको रूट आउट करना पड़ेगा। हमें ये जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो अयाशी कर रहे हैं उसको खत्म कराना पड़ेगा। ये जो हमारी सरकार है ये जॉब प्रोवाइडर नहीं है, इसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इसने गवर्नमेंट करनी है, इसे गवर्नेंस करनी है। इसका काम ये नहीं है कि लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करे और वो ये नौकरियां प्रोवाइड करने के चक्कर में हमारी रेलवे का हाल देख लें, हमारी वो आप स्टील मिल का हाल देख लें, हमारी पीआईए का हाल देख लें, सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बर्बाद कर दी हैं। और उसी दवार के फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने ये बर्बाद की हैं उनके अपने फाइनेंशियल मामलात में कोई कमी नहीं आई है। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रमीज, और बिल्कुल इन फैक्ट से डिसएग्री नहीं किया जा सकता जो आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने रमीज की बात भी सुनी और फैक्चुअली हमें यकीनी तौर पे हम अग्री किए बगैर रह नहीं सकते हैं। इससे जो हकायक हैं हमारी खामियां हैं। मैं अगर सॉल्यूशंस की तरफ आऊं एक बार फिर, तो क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है इस वक्त? मैं हमेशा एक बात कर रहा हूं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी आप कुछ ना कुछ उस तबके के लिए करें जो कि परेशान है। तो आप बताइए क्या ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास इस सारी सूरत हाल के बाद आम आदमी को रिलीफ के लिए? इमरान साहब देखिए, 1991 तक नेबर कंट्री है हमारी इंडिया, उसके हालात हमसे ज्यादा बुरे थे, हमसे ज्यादा बुरी पोजीशन में वो ट्रैप हो गए थे डेट में 1991 तक। उन्होंने जो सोल्यूशन किया था वही सोल्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने इंडिया में एक्सपेट्रिएट इंडियंस जो थे उनको अट्रैक्ट किया और 91 के बाद जो इंडिया में चेंजेस आई हैं, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ा है, उसमें कोई अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ने उनको एड नहीं दी थी, वो फाइनेंशियल फ्लो नहीं हुए थे। पूरी दुनिया में जहां जहां एक्सपेट्रिएट इंडियन थे, पार्टिकुलरली आप हैरान होंगे कि 60% इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आई थी वो मॉरिशस और सिंगापुर से आई थी। अच्छा, वो कौन थे मॉरिशस और सिंगापुर वाले? वो इंडियंस ही थे, वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए थे, कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट किया गया था ना, एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप किया गया था। यहाँ ट्रस्ट के लेवल पे अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो आपके वेल वर्दी पर्संस हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो फ्यूडर्स हैं, सबको पता है ये बात कि उनके जो सेविंग्स होती हैं वो अब्रॉड ट्रांसफर कर देते हैं, अब्रॉड वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी दुबई जैसे मुल्क में, यूएई में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। और डॉक्टर सॉल्यूशंस की तरफ जरा मैं चाहता हूं, आप लास्ट मिनट है मेरे पास, सबका है जी, वो भी अनफॉर्चुनेटली ये सोच रहा होता है जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिले वो इमिग्रेशन ले ले किसी मुल्क की और यहाँ से चला जाए। ठीक है, अगर आपके हाई क्लास भी, मिडिल क्लास भी, लोअर इनकम क्लास तो जा भी नहीं सकता कहीं। ठीक है, जब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो इस मुल्क से बाहर पैसे भेजने का या उस मुल्क से बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं, तो फिर इस मुल्क की पॉलिसीज या इस मुल्क में बेहतरी लाने का तो कोई नहीं सोच रहा ना। अगर वो ये बाहर जाने का ना सोच रहे हो, बाहर अपने फंड ट्रांसफर ना कर रहे हो, कॉन्फिडेंस का लेवल डेवलप हो जाए, तब हम सोचेंगे यहाँ के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, यहाँ बेहतरी आनी चाहिए। जब आप यहाँ ये डिसाइड कर ले, मेजोरिटी, सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ये डिसाइड कर ले कि इस मुल्क में नहीं रहना, हर शख्स फरार चाहता है सूरत आपकी हमदर्दियां नहीं, फिर आप इसकी पॉलिसीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम हम फेस कर इसका एस्पेक्ट है। और इसमें अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, देखिए इसमें हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, सबको मिलकर के इस पर फोकस कर रहा है। 30 सेकंड्स रमीज, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से 30 सेकंड्स, आपके पास कुछ मेजर्स जो हुकूमत ले सकती है, ऑप्शंस इफ वी हैव सम फॉर द आम आदमी? देखिए, टारगेट सब्सिडीज हम फिर देंगे, उस टारगेट सब्सिडीज का जो दोबारा इम्पैक्ट है, दोबारा इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होगा और दोबारा इकोनॉमिक बर्डन को रूट आउट करने के लिए हम दोबारा फिर मल्टीलैटरल लेंडर्स के पास भाग रहे होंगे। तो अब मेरे ख्याल मामला ये है कि अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी सॉवरेनिटी एट स्टेक आ गई है। एक मुल्क जो अपने मुल्क के अंदर बैठे लेजिस्लेटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता हो कि आपने ये लेजिस्लेशन करना है क्योंकि फलां लेंडर आपसे ये मांग रहा है और फलां अथॉरिटी या फलां आपसे मुल्क ये मांग रहा है, तो फिर आप ये समझें कि आपकी जो इंडिपेंडेंस एट स्टेक आ गई और आपकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लानी है, जिसके लिए आपको मुल्क के अंदर करप्शन दूर करनी है और दो अपना जुडिशियल सिस्टम ठीक करना है। रमीज, टाइम इज ओवर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब मेहर, रमीज अहमद खान, दोनों हमारे तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन इत्तलात ये कि डॉलर की मौजूदा कीमत 263 रुपए हो गई है।
मार्केट के अंदर। इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के टॉप ऑफ द आवर में सबसे पहले टेनिस लवर्स के लिए और टेनिस स्टार्स लवर्स के लिए हम नोवाक जोकोविच की बात करें, जो मुझे लगता है कि इस वक्त टेनिस के जितने भी प्यार करने वाले हैं उनके दिलों की धड़कन है। सर्बिया से इनका ताल्लुक है और इन्होंने 10वीं मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया और इस तरीके से इनकी जो ग्रैंड स्लैम्स की मजमूई तादाद है वो 22 हो गई है। भाई ज़बरदस्त बात है। इन्होंने जो यूनान के स्टेफनोस स्टेप्टास हैं उनको स्ट्रेट सेट्स के अंदर शिकस्त दी और 10वीं मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल अपने नाम किया। उस वजह से इनके जो मजमूई तौर पे ग्रैंड स्लैम्स हैं वो 22 हो गए हैं। वो स्पेन के राफेल नडाल जो कि इनके बिल्कुल पैरेलल चलते हैं फैन क्लब के हवाले से या फेम गेम के हवाले से, ये उनके बिल्कुल पैरेलल आ गए हैं। उन्होंने भी 22 टाइटल जीते थे और इन्होंने भी 22 टाइटल अपने नाम कर लिए हैं। मजमूई तौर पर अपने करियर में 22 टाइटल जीते। 11 टूर्नामेंट्स में ये रनर अप के तौर पर भी सामने आए, यानी कि रनर अप रहे। ये 35 साल के स्टार खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिनकी हम बात कर रहे हैं। 10 मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, 7 मरतबा विंबलडन जीत चुके हैं, 3 मरतबा यूएस ओपन और 2 मरतबा फ्रेंच ओपन का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। जोकोविच के हवाले से आपको ये भी बताएं कि जब ये टाइटल वो जीते उस वक्त के कुछ मनाजिर आपको बल्कि हम दिखा भी रहे हैं, जज्बाती हो गए, रोना शुरू हो गए और इसके साथ साथ ही वेंट टू हिज फैमिली, जो उनके फैंस थे, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स थे, उनके साथ जाके इन्होंने ग्रीट किया और सेलिब्रेट किया इस अपनी फतह को। एक बहुत बड़ा नाम अब बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इससे पहले आपको याद होगा बड़ा खबरों में रहे थे अपने कोविड टेस्ट की वजह से, जो ये नहीं करवा रहे थे और जो इनका करियर है वो एक बड़ा फ्लॉलेस किस्म का करियर है। अगर 11 में से मजीद एक टाइटल और ये जीतते जिसमें रनर्स अप रहे हैं तो राफेल नडाल जो कि इस वक्त टॉप प्लेयर हैं उनसे इनका ग्रैंड स्लैम विनिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर हो सकता था। ताहम इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने के बाद इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बराबर हो चुका है। इस वक्त राफेल नडाल के साथ ग्रैंड स्लैम्स नोवाक जोकोविच ने जीते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो इनके मद्दाह हैं और टेनिस के मद्दाह हैं वो इस बात को सराह रहे हैं। हमने कहा कि हम आपके साथ ये खबर शेयर करें रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। और अब आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे उफैरा फैज़ आज बता रही हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA के हवाले से, जहाँ पे बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के फाइनल प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। उसकी क्या सूरत हाल, क्या तफसीलात है, आपको उफैरा बता रही है मेरा पाकिस्तान। NCA के जिक्र और तस्करे के बगैर आर्ट का तस्वर अधूरा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में, जहाँ पर डिग्री शो 2023 का इनकाद किया गया है। जो बाइक आप इस वक्त देख रहे हैं जिस पर मैं सवार हूँ, मेरे साथ मौजूद है मरियम। ये बाइक इन्होंने डिज़ाइन की है एज ए थीसिस। मरियम, मुझे ये बताओ, ये जो बाइक आपने तैयार की है ये कैसे आपके माइंड में ख्याल आया इसको बनाने का? मेरे पास बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट भी थे, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट कि हमने एक फैमिली के लिए जो लोग यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते कार, तो वो आराम से इसको यानी कि ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, तो ये आपने कैसे सोचा कि पेट्रोल की बजाय आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करो? क्योंकि अब आप खुद देखें कि फ्यूल जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि आपने खुद देखा है कि जो फॉसिल एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लोग इलेक्ट्रिक को प्रेफर कर रहे हैं। 1 चार्ज में ये कितना चल जाती है? 1 किलोमीटर विद साइड कार, विदाउट साइड कार ये 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? यस। ज़बरदस्त। बाकी जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले हैं ये सबसे डिफरेंट है, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? जो मेरा काम है वो एटमॉस्फेरिक लैंडस्केप्स के ऊपर बेस्ड है और उसकी जो इंस्पिरेशन है वो क्लाइमेट चेंज की इससे इंस्पायर्ड है। और दिखाने का मकसद ये या एम ये है कि हम लोग जिस नेचर में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमने उसको हम ही लोगों ने ख़राब किया है और एक एम्प्टीनेस उसके अंदर लेकर आए हैं और हम ही ने वो पजल एक तरीके से सॉल्व करके उसको एक वापस खूबसूरत लैंडस्केप में बिल्ड करना है। तो ये एम था। तलहा, मुझे ये बताओ कि ये जो आपके आर्ट पीसेस डिस्प्ले हुए हैं इनके पीछे थीम क्या था? मेरे जो थीसिस का टाइटल है इट्स एट प्ले। My work is about formalism. I'm playing with color shapes and forms and I'm investigating कि how colors interact with each other. ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे माइंड में आया कि इस चीज़ के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर थीसिस करना है? मेरा बेसिकली शुरू से ये था कि मुझे जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करना था। मेरा डिपार्टमेंट प्रिंट मेकिंग है, मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाह रहा था कि किस तरह से मैं डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स जो हैं प्रिंट मेकिंग की वो एक्सप्लोर करूँ और उससे कुछ नई चीज़ क्रिएट करूँ। माहा, ये जितना मिनिएचर वर्क है ये आपका है? जी जी, ये मेरा। तो मुझे ये बताओ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें पैटर्न कौन सा यूज़ होता है? जी, इसमें मेरा जो काम इन स्पेसिफिक है, मैंने गॉश ऑन वसली के ये भी मिनिएचर टेक्निक ही है
और मैंने लेंटिकुलर होता है, जो लाइंस होती हैं, एक साइड से आपको एक इमेज नज़र आता है, एक दूसरी साइड से इमेज चेंज हो जाता है। तो मैंने उस आइडिया को एक्सप्लोर ही किया है। हर इंसान के दो और मुख्तलिफ रूप होते हैं, हर इंसान की दो शक्लें होती हैं, इसको आपने अपने थीसिस में उतारा। जी जी। तो किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए थे या कोई ऐसा वाक़या हुआ था आपके साथ? दो नहीं, मैं मुख्तलिफ कहूँगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर आई थिंक ये बहुत एक यूनिवर्सल चीज़, एवरीवन, हर कोई इस चीज़ को किसी ना किसी लेवल तक फील करता है। मैं खुद भी करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके डिफरेंट आर्ट पीसेस जो है वो डिस्प्ले हैं, तो अगर मैं पूछूँ कि कोई एक फेवरेट, तो कौन सा है वो? आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। चाइनीज डिस्प्ले में भी होता है कि आप बात कहीं से शुरू होती है, वो बनते बनते कुछ और बन जाती है। तो इस आइडिया पे बेस्ड था और मुझे इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। मुझे ये बताओ कि ये जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है, ये पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं बेसिकली? नहीं, इट्स एक्चुअली अ प्रिंट मेकिंग टेक्निक। अच्छा, मुझे बेसिकली ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फोटोग्राफ्स हैं, तो अगर ये फोटोग्राफ्स नहीं है तो ये क्या टेक्निक आपने यूज़ की है? इट्स एक्चुअली प्रिंट मेकिंग में इसको एक्वाटिंट कहते हैं। सो बेसिकली वी वर्क ऑन अ मेटल प्लेट एंड उस पर हम बेसिकली लेयर्स को ब्लॉक करते हैं एंड देन वी डिप इट इन एसिड। तो थ्रू एसिड जो है वो उसकी लेयर्स बना देता है ऑन द सरफेस, और फिर हम उस पर इंक स्प्रेड करते हैं एंड देन वी ट्रांसफर इट ऑन अ पेपर। तो दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड प्रिंट। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो आर्ट वर्क है ये कौन सा है और थीम क्या था आपका? बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसके पीछे ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थीम है। इट्स लाइक कि हमने नई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की है कि आप कोलाज की और क्या पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक आर्ट वर्क शुरू करते हैं एज आर्टिस्ट, तो हम लोग उसको टुकड़ों में पेंट कर रहे होते हैं, बट हम वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते एक सर्टेन पॉइंट पे, क्योंकि हम एक विजुअल के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमारा माइंडसेट है कि एक पेंटिंग हमें विजुअली देगी। तो वजह क्यों ना हम टुकड़ों से ही हम एक चीज़ कंपोज कर सके जो पेंटिंग का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सके और हमें एक नई पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाज भी दिखा सके। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो डिग्री शो हो रहा है इस वक्त 2023 का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के थीसिस किस तरह के लगे आपको? बहुत अच्छा काम इस मंथ पर देखने को मिला है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 साल का स्टूडेंट का काम होता है। आर्किटेक्चर में 5 ईयर्स की डिग्री है। इस मौके पे सारा कॉलेज, तमाम जो हमारे स्टूडियोज़ हैं वो गैलरी बन जाती हैं और सबका काम डिस्प्ले है। अब हमारे शहर में आर्ट को समझने वाले और आर्ट लवर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सर, मुझे बताएं कि किसी भी सोसाइटी के लिए आर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, आर्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे आप को नज़र नहीं आती हवा, और वो आपकी दोस्त भी नहीं है, लेकिन उसके बगैर आप जिंदा भी नहीं रह सकते। बिल्कुल, ये रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। यही आर्ट है कि आर्ट जो है अगर वो नहीं है या डिज़ाइन, तो सोसाइटी में जो तवाज़ुन है ना, जो बैलेंस है, वो नहीं रहेगा। अच्छा अदीना, मैं ये देख रही हूँ आपके जो आर्ट वर्क है इसमें बच्चों के मैनीक्विन्स हैं और जो कपड़े हैं वो भी बच्चों के हैं, तो क्या थीम है बेसिकली इसकी? बेसिकली मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा जो टारगेट ऑडियंस था और टारगेट जॉनरा था वो पीडियाट्रिक यूनिट था, क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा है फियर ऑफ वाइट की वजह से बच्चों का रिकवरी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो मैं इस फियर से फाइट करवाना चाहती थी बच्चों को, और कॉन्सेप्ट ऑफ कलर थेरेपी इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। ठीक है। मैंने पाकिस्तान में मरीजों के लिए, जो छोटे मरीज हैं हमारे, उनके लिए कलरफुल स्क्रब्स और बेडशीट्स डेवलप की। जब बच्चों के लिए फैब्रिक डेवलप करने की बात आती है तो वन नीड टू बी वेरी सेंसिटिव। अच्छा, फैब्रिक की आपने बात की, तो कौन सा मटेरियल आपने इस्तेमाल किया? बेसिकली मैं इस फैब्रिक की खुद क्यूरेटर हूँ। आई हैव अ स्पेशल केमिकल रेसिपी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। मैंने पाकिस्तान का पहला ऐसा फैब्रिक डिज़ाइन किया है जिसके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड इवन कोविड से 90 टाइम्स छोटा वायरस भी नहीं स्टिक कर सकता, और अगर खुदा ना खास्ता स्टिक कर भी जाए तो 0.8 नैनो सेकेंड्स के अंदर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उसको खा जाता है, और जो हमारा फैब्रिक है वो टोटली क्लीन हो जाता है। ज़बरदस्त। ये अप्रूव्ड है। हमने ये स्क्रब्स हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में 150 डेज पेशेंट को पहनाए, और 150 डेज ये डेली वॉश हुए 1 टाइम। इनकी केमिकल टेस्टिंग हुई है जर्मनी से और पाकिस्तान की TTI लैब से। जब रिजल्ट देखे गए तो 150 वॉशेस के बाद भी इन्होंने 99% प्रोटेक्शन दी थी। जब तक आपका अपैरल आपको महफूज रख रहा है तो आप 80% बीमारियों से महफूज हैं। ठीक है। तो अदीना, एक चीज़ और मैंने सुनी आपके बारे में कि आपके ये जो प्रोजेक्ट है इसको तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को तमगा इम्तियाज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इजाज़, हम इस वक्त सिरेमिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और ये आपका थीसिस डिस्प्ले हुआ हुआ है, तो मुझे बताओ इसके पीछे क्या थीम था आपका? बेसिकली मैं फाटा से हूँ, और जिस टाइम हमारे इलाके में लाइट नहीं थी उस टाइम पे हर घर में दिया जलती थी। तो अभी लाइट आ गई, वो चीज़ ख़त्म गया, वो कल्चर ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा मैं दोबारा इसको डेवलप करूँ, मतलब एक एज आ आर्ट पीस में।
तो मैंने एक आग लगाई तो उसमें से डिफरेंट शेप निकल आते, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कैप्चर करता हूँ। तो मैंने उसको कैप्चर किया, उसके बाद स्केचिंग किया, ड्राइंग किया और उसके बाद ये चीज़ डेवलप किया। अच्छा, अगर मैं इस आर्ट पीस की बात करूँ तो मुझे बताओ कि ये क्या शेप क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो नाज़रीन, आज हमने आपको एनसीए में यहाँ के ग्रेजुएट्स के थीसिस दिखाए जो काबिल तारीफ और काबिल दीद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, खौफनाक हादसे की बात करते हैं। उमूमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ अच्छी या पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाएं जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे, लेकिन ये खबर ऐसी ऐसे अवॉइड किया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में हब का इलाका है, इसमें बस पे एक खौफनाक हादसा हुआ और इस खौफनाक हादसे के बायस 41 मुसाफिर मुतासर हुए। इसमें रिपोर्टेडली अब तक 32 जो मुसाफिर हैं उनके जलने की इतलात हैं, जिनका इस वक्त डीएनए किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। एक मुसाफिर बदकिस्मत कोच है जो कि जा रही थी, बड़ी तादाद में से इसमें ख़वातीन भी मौजूद थी और ये हादसे का शिकार हुई। रिपोर्टेडली गिरी पुल से नीचे और उसके बाद इसमें आग लग गई। हमने जैसा कि कहा कि मुख्तलिफ बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को कराची भिजवाया गया है, उनके डीएनएस करवाए जा रहे हैं, चूँकि वो नाकाबिल शनाख्त है इस वक्त। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो का इस वाक़े में बेला वाक़या जो है इस पर उन्होंने एज़ यूजुअल जी अफसोस का इजहार किया है और कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। अब तो ये पढ़ते हुए भी अजीब लगता है, क्योंकि सिर्फ यही होता है जी, अफसोस का इजहार किया है कीमती जानों के ज़िया पर। तो खैर, इस सूरत हाल के ऊपर ये सूरत हाल क्यों बनी है, क्या इस सड़क का कोई मसला है? हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सड़क को दो तरफा क्यों नहीं बनाया जाता। अब तक यहाँ पे रिपोर्टेडली इससे पहले भी हादसा हो चुके हैं, हुकूमत इस पर काम क्यों नहीं करती? क्या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? क्या वजह है? अकरम से करते हैं, हमारे नुमाइंदे उनसे पूछते हैं। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, हमें सोच के भी खौफ आ रहा है कि ये किस तरीके से लोग बेचारे अपनी जानों से गए हैं। आपके ख्याल में और रिपोर्ट्स के मुताबिक या इतलात के मुताबिक ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं अकरम के? ये सड़क मुसलसल ऐसे हादसात का शिकार होती रहती है रिपोर्टेडली। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। गुज़िश्ता जो रोज़ था, कल का दिन सुबह से ही बहुत मुश्किल गुजरा, बहुत अफसोसनाक गुजरा, क्योंकि जो वाक़या हब और बेला में पेश आया उसमें जो अब तक की इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि 42 लोग इसमें अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हादसा जिस तरह से हुआ वो तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि एक कोच थी जो कि कोयटा से तकरीबन परसों रात को जो है सुबह रात 8 बजे जो है वहाँ से रवाना हुई और कल सुबह जो है वहाँ पर जो जैसे ही पहुँची है हब और बेला के करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है वहाँ जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनके मुताबिक यही कहना है कि उनकी कोच जो है वो फिसलन के बायस तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है नीचे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसमें आग लग गई। ताहम जो एसी है और जो ज़िली इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि जो कोच है उसको हादसा इस तरह से हुआ कि वो जैसे ही तेज़ रफ्तारी के बाद जो है वो नीचे गिरी है और उसमें जो मुसाफिर थे उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बताया जा रहा है कि कोई ऐसी आतिशगीर मादा रखा हुआ था उसके अंदर जिसकी वजह से कोच में आग लग गई और 42 के करीब कीमती जानें जो है इसमें ज़ाया हो गई। ताहम पहल ज़िली इंतज़ामिया ने लोगों को रेस्क्यू करने का अमल शुरू कर दिया। जहाँ तक आपने कहा कि रोड को दो रोया करने के हवाले से, तो गुज़िश्ता 2 हुकूमतों के अदवार से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इस रोड को कोयटा कराची शाहरा को 2 रोया करने के हवाले से सिर्फ कागजात तक अहकामात जारी किए जाते रहे हैं, अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा। तकरीबन 2 हुकूमतों के अदवार में तकरीबन जो है 3 साढ़े 3 हज़ार के करीब जो है लोग इसी तरह से मुख्तलिफ हादसात पे गाहे बगाए अपनी ज़िंदगी की जो है बाजी भी हार चुके हैं। कई अभी तक जो है बिस्तर पर लगे हुए हैं, माजूर हो चुके हैं, लेकिन ये रोड बनकर नहीं दे रहा। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक जगह है, ये जहाँ पे ये हादसा हुआ है, इसके हवाले से हमें बताइए, क्या यहाँ पे कोई मोड़ ऐसा है, कोई किस किस्म की फिसलन है यहाँ पे? और फैसल ईदी साहब जो कि एक समाजी कारकुन है, ईदी साहब के साहबजादे, उनकी एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी है जो उन्होंने दी है, ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो हजारों लीटर ईरानी डीजल था वो इस बस के जरिए स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी और बजाय लगता भी ऐसा है। ऐसे मनाजिर अकरम हम उस वक्त देखते हैं जब कोई जहाज गिरता है और उसमें एक बहुत बड़ी मिकदार में उसका फ्यूल मौजूद होता है, वो इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लोगों को संभलने का मौका भी ना मिले। तो ऐसे कुछ महसूस होता है कि हादसा उससे मिलता जुलता है। इस पर जरा हमें बताइए, क्या ऐसा कुछ था इसमें? जी बिल्कुल, जब मेरी ज़िली इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि गाड़ी जो है तेज़ रफ्तारी के बाद फिसलन की वजह से जो है हादसे का शिकार हुई है, लेकिन जो फैसल ईदी साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि उसमें जो है ना पेट्रोल ईरानी स्मगल किया जा रहा था। जी बिल्कुल इमरान, ऐसा होता है। जो कोयटा से मुख्तलिफ कोचेज़ जाती हैं वहाँ पर जो है वो लोग कंटेनर्स के ज़रिए मुख्तलिफ आतिशगीर मादा खसूसन जो है
डीजल वगैरह और इसके साथ पेट्रोल वगैरह उसको स्मगल करने की भी कोशिश करते हैं और ले जाते भी हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनका मौक़िफ़ जब गुज़िश्ता रोज़ हमने जाना तो उनका ये कहना था कि इस कोच में किसी भी किस्म का जो है पेट्रोल जो है स्मगल नहीं किया जा रहा था। ताहम उनका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये चीज़ वहाँ से कोयटा से ये लोग लेकर जाते हैं कराची की जानिब और उसको स्मगल किया जाता है। लेकिन अकरम, इससे पहले हमने इतने बड़े बड़े हादसा देखे, हमने इतने बड़े बड़े हादसा देखे, हमने पहाड़ों से बसें गिरती हुई कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं और गाड़ियां टकरा जाती हैं। इस किस्म की आग हमने कभी किसी गाड़ी में लगते नहीं देखी है। या तो उसमें सीएनजी सिलेंडर वाली गाड़ियां, खासतौर पे हाईएस वगैरह, ये ऐसे कुछ वाकयात हमने देखे कि उसमें सीएनजी सिलेंडर था तो आग बड़ा कुट्ठी धमाका हो गया, या फिर आज इस बस के हवाले से जिसमें किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा सकता। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था जिसने आग पकड़ी और पूरी गाड़ी जला दी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सवाल यही तो पैदा होता है कि मुख्तलिफ इस किस्म के हादसा होते रहते हैं। जब भी किसी गाड़ी को, वैन को या कोच को हादसा होता है तो वो सिंपल जो है डैमेज होती है, लेकिन उसमें आग लगना ये एक सवालिया निशान है जो खुद इशारा दे रहा है कि इसमें कोई आतिशगीर मादा था जिसे स्मगल किया जा रहा था, जिसकी वजह से कि कई कीमती जानें जो है ज़ाया हो गई और उसमें आग लग गई। ताहम ज़िली इंतज़ामिया का मौक़िफ़ अपनी जगह, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है रिपोर्ट तलब कर लिया, वो सब अपनी जगह, लेकिन जो 42 लोग जो अपने घरों के प्यारे थे उनके लवाहिकीन जो है परेशान हैं, जिनमें से 32 लोग जिनका ताल्लुक कोयटा से था और दीगर का ताल्लुक खुजदार से था। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनका ये कहना था कि कोयटा से जब कोच रवाना हुई है तो उसमें 32 मुसाफिर सवार थे। ताहम जैसे ही कोयटा से आगे कोचेज निकलती हैं, हमने खुद सफ़र किया, हमने देखा, तो उसके बाद जो ड्राइवर और अमला है अपनी मनमानी करते हुए रूट पर लोगों को वहां पर कोचेज में बिठा लेते हैं और वो 48 के करीब लोगों को, 48 के करीब, ओ माय गॉड। अच्छा ये भी बता दीजिए अकरम, अब ये जो रिपोर्ट तलब कर लेते हैं हमारे वज़राए आला जी, एक्शन ले लिया जी, अफसोसनाक है जी, ये तो खबरें सुनने पे पढ़ने पे भी दिल नहीं करता। ऐसे ही इनकी जो अफसोस और इनकी जो कंडेमिनेशंस हैं, जिनके 32 लोग जल गए बेचारे, उनकी शक्लें नहीं पहचानने हो रही, उनके दिल का हाल कौन जानता है? उन माओं से, उन बीवियों से जिनके शौहर चले गए, उन बच्चों से जिनके वालिदैन चले गए, कौन पूछेगा? क्या कोई मदावा करी है बलूचिस्तान हुकूमत? ये जो मरने वाले हैं, शहीद मैं इनको कहूंगा, शौदा हैं, इनको कोई मदावा किया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल एड दी जा रही है, और लाशें जो इनकी गई हैं उसके लिए क्या कोई लवाहिकीन की मदद की जा रही है? इमरान, गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या पेश आया उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तो सिर्फ इस पर एक्शन ले लिया और जो दीगर जो मशीनरी थी, हुकूमती मशीनरी थी, वो भी मुतारिक हो गई, लेकिन अभी तक उनके दुखों का मदावा करने के लिए, उन शोधा के लिए किसी किस्म के कोई मुआवजे का ऐलान सामने नहीं आया। ताहम रिपोर्ट जो तलब की गई है उस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि DNA के लिए कराची जो है बाकायदा तौर पर उनकी लाशों का DNA लिया जा रहा है, उसके बाद ही इस तमाम सूरत हाल को सामने लाया जाएगा। हमेशा यही होता है कि इस किस्म के वाक़यात में रिपोर्ट तलब कर ली जाती है, जैसे ही रिपोर्ट तलब की जाती है तो इस तमाम सूरत हाल को खुडे लाइन लगा दिया, खुडे लाइन लगा दी, बड़ा राइट वर्ड आपने यूज किया। तो किसी शख्सियत ने, किसी वजीर ने इस जगह का दौरा किया है, यहाँ पे 32 पाकिस्तानी जिंदा जल गए, किसी ने दौरा किया, ये मुनासिब समझा कि वो यहाँ पे आए? इमरान, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने अखबारी बयानात तक जो है अपने जो है ना अफसोस का इजहार किया है। विजिट किसी ने भी नहीं किया। जो वहाँ के MPAs हैं, MNAs हैं, जिनका इलाका है, वो उन्होंने भी वहाँ पर जो कोई किसी किस्म का विजिट नहीं किया। सिर्फ अखबारात तक और सोशल मीडिया तक उन्होंने जो अफसोस का इजहार किया है। देखना यह है कि कौन कितने लोगों को जो है उसके दुखों का मुदावा कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके घरों के एक ही घर से 7 लोग भी इस कोच में सवार थे, जो सारे के सारे जो है जिंदगी। ठीक है अकरम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मजम्मत से क्या होगा। अफसोसनाक और शर्मनाक बात है उन ओहदेदारान के लिए जिनके ज़ेरे सरपरस्ती ये हुआ है। अगर एक अमूमी हादसा होता, बात होती, तो शायद हमें इतना दुख ना होता, हम इसको कुदरत की मंशा समझ के आगे निकल जाते। लेकिन 32 पाकिस्तानी जिंदा जल गए, ख़वातीन इसमें शामिल थी, उनकी शक्लें भी पहचानने नहीं हो रही हैं। DNA होगा फिर पता चलेगा। और हुकूमत ने अभी तक उनके लिए इससे पहले क्या बंदोबस्त करते, अब भी कुछ नहीं किया। लवाहिकीन उनके मदद के लिए पुकार रहे हैं रिपोर्टेडली। तो कितनी बेहसी है, क्या हमने खुद नहीं मरना? क्या जो आज ओहदेदार हैं, क्या कल इन्होंने खुद नहीं मरना? इसमें जितने भी ओहदेदार हैं, CM बलूचिस्तान और सभी, इनको सोचना चाहिए इस बात पे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इस पे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी मलका कौसार मरी के हवाले से बताया था, ये कुछ मनाजिर भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बर्फबारी जारी है। ट्रैफिक पुलिस के लिए टफ हो जाता है थोड़ा सूरत हाल को नोटिस करना और इसको मैनेज करना। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस वक्त स्नोफॉल के अंदर जो मरी में आने वाले सयाह हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी के मुताबिक अपनी गाड़ी का
जो फ्यूल टैंक है उसको प्लीज़ फुल रखें, ये कहना है पुलिस का। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सयाह आ रहे हैं अपने साथ गर्म मलबूसात एक्स्ट्रा भी रखें, खुश्क मेवाजात रखें इन केस ऑफ एनी ब्लॉकेज, ताकि आपको जो आपकी खुराक का मामला है उसको आगे बढ़ाया जा सके, आपकी खुराक का सिलसिला मुअत्तल ना हो, कुछ ना कुछ एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आपके पास होना चाहिए। दूसरी जानिब जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है वो मजीद ये कहती है कि बर्फबारी के दौरान गाड़ी के टायर्स पर चेन का इस्तेमाल करें ताकि वो स्लिप ना हो, और गाड़ी में हीटर के इस्तेमाल की सूरत में गाड़ी का शीशा मुकम्मल तौर पे बंद ना करें ताकि उसके अंदर गैस ना भरे, अगर उसका वेंट ब्लॉक हो जाता है वेंटिलेशन उसकी रहनी चाहिए। मजीद ये भी हिदायत की गई है कि बर्फबारी में किसी भी सूरत में डबल लाइन ना बनाएं, ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक लाइन जा रही है, एक शख्स होशियारी करने के लिए दूसरी लाइन बनाता है कि मैं जल्दी निकल जाऊं, और सामने से गाड़ी आ जाती है और इस तरह से पूरा रोड ब्लॉक होता है और फिर घंटों तक ये ब्लॉकेज चलता है। मरी में तो ये बहुत हम देखते हैं। ये भी एडवाइजरी है। कुछ लोग सेल्फी बनाने के लिए रुक जाते हैं माशाल्लाह, सो बर्फबारी के दौरान मरी में रोड पर खड़े होकर सेल्फी बनाने से भी गुरेज करें। मैं पुलिस से कहूँगा कम से कम 500 रुपये एक सेल्फी पे चलान होना चाहिए। इस पे जो भी खड़ा होकर सेल्फी बनाए उस पर आप 500 रुपये चलान डालें। 500 रुपये की सेल्फी कोई नहीं बनाएगा ताकि उसे पता हो कि वॉलेशन नहीं करती है। जी हमने आपको बताया, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ मजीद आपका मूड म्यूजिक के जरिए भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। अलीशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक नई आवाज़ हैं, गज़ल गाते हैं और काफ़ी हद तक मेहदी हसन खान साहब से मुतासिर भी लगते हैं अपनी आवाज़ की टोन को लेकर। और तबले के ऊपर हमारे साथ सलमान मौजूद हैं जो कि इनका साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच अलीशा तशरीफ़ लाने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आगाज़ आपने किया। तो क्या मैंने सही अंदाज़ा लगाया कि मेहदी हसन खान साहब से बड़े मुतासिर नज़र आते हैं आप, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी म्यूज़िक करने वाला है, जो सुर से प्यार करता है, तो वो अगर खान साहब से नहीं प्यार करता तो वो फिर वो सुर से प्यार नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं। क्या आपका जॉनरा गज़ल ही है जो आप गाते हैं? जी, और कब से गा रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए। शुरू कहाँ से किया? एक टिपिकल सवाल है बट पूछना पड़ता है। 14 साल का था मैं, स्कूल से शुरू किया। ठीक है। फिर बाकायदा अपने उस्ताद सुलेमान मान साहब से सीखना शुरू किया मैंने। ठीक है। और बस करते करते फिर डिप्लोमा भी मैंने इसमें हासिल किया, म्यूजिक में डिप्लोमा। अच्छा, कहाँ से? 2 साल। IGM म्यूजिक कॉलेज है इधर लाहौर में। ठीक है। वहाँ से फिर मेरे जहन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आम तालीम का तो एक सिलेबस होता है, हम पढ़ते हैं। मौसीकी का जो आप डिप्लोमा करते हैं, क्या उसमें आपका गला, सुर, इसके ऊपर आपको मिलता है या आपको बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए कौन सा सुर है, कितने राग हैं, ठीक है, कितने ताल मात्रे, सारा कुछ? तो वो बिल्कुल सब कुछ सिखाया जाता है। अच्छा। आपको सुर, लय, ताल, फिर उसकी थ्योरी बताई जाती है सारी म्यूजिक की, कि उसकी हिस्ट्री बताई जाती है, हर चीज़ सिखाई जाती है। कोई शख्स जिसके गले में उम्मीद तौर पे सुर ना हो वो भी डिप्लोमा कर सकता है? वो पढ़ने को तो फिर बंदा पढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं हिस्ट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में गुजरे हैं जो कि खुद अच्छा नहीं गाते, लेकिन वो बहुत कमाल म्यूजिक कंपोजर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, उनको नॉलेज बहुत होता है म्यूजिक का, नॉलेज होता है, लेकिन उनके गले में सुर नहीं होता। ये सुर भी आपको पता है ये खुदा की अता है, तो ये कोई बंदा बन नहीं सकता आर्टिस्ट, ये पैदा होता है। अभी आगाज़ सफ़र ही है या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म करने का मौका मिला? अभी आगाज़ सफ़र ही है। अच्छा, हाँ जी। क्या ख्वाहिश क्या है, कहाँ परफॉर्म करना है? ख्वाहिश तो यही है कि बस लगे हुए ऐसी मेहनत में कि कुछ अच्छा हो जाए। लालच किसी चीज़ का नहीं है कि नाम हो जाए, या बस ये है कि अपनी रूह को जो है ना वो तसल्ली मिले और अपना जो आर्ट है उसको। कुछ सुनाइए हमें, कुछ और सुनाइए, हम चाहते हैं कि जरा देखने वालों को। खान साहब, मेहदी साहब मेरे रूहानी उस्ताद, माशाअल्लाह, एक नगज़ल सुनते हैं। निरे गा मा दा निरे सा नि दा पा मा गा प रे निरे सा, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से ही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई
का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सलमान आप भी बहुत कमाल हैं भाई, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो सिर्फ गज़ल ही गानी है या इसको थोड़ा सा मजीद कोई तजर्बात भी करना चाहते हैं अगर मौका मिले? जैसे आजकल आपको पता है प्लेबैक तो पाकिस्तान में बाकायदा नहीं होता, लेकिन ड्रामाज के साउंड ट्रैक्स बहुत ज़्यादा लोग गाते हैं, तो कभी ऐसा सोचा है अलीशा? हाँ जी बिल्कुल सोचा है। अच्छा, अगर मौका मिले तो? अगर मौका मिले तो गीत वगैरह में किसी को गाते हैं गज़ल के अलावा? गीत मैडम नूरजहान के बड़े बड़े अच्छे आपको पसंद है? हाँ जी, उनके फिजा खानम जी के। और ठीक है, आजकल तो ज़्यादातर जो करियर है सिंगर्स का वो सोशल मीडिया पे ही बेस करता है। मैंने देखा अमूमी तौर पे लोग टिकटॉक से मशहूर हो जाते हैं और देन दे गेट द फॉलोअर्स और फिर उसके बाद वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाते हैं। सो इज़ यूट्यूब। ठीक है ये ट्रेंड, आपको लगता है आसानी है इसमें, या पहले ठीक था कि अपना एल्बम करो या कैसेट करो और वो निकालो? पहले भी ठीक था, क्योंकि एक चैनल होता था PTV, तो उस पर जो भी गाता था वो बड़ा फेमस हो जाता था। तो अब इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, उसमें ये है कि अब तो सब अपने हाथ में एक चैनल लेके अपने हाथ में चैनल लेके घूम रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव ये चीज़ है। ठीक है, जो है नेट जो है, या ठीक है, इससे भी अच्छा है। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास सिर्फ मजीद तकरीबन 3 मिनट का वक्त है, तो मैं चाहता हूँ कि अगले 2 मिनट के अंदर कुछ हमें और अच्छा सा आप सुनाएं और फिर हम आपको अलविदा करें, ऐसा जो कि देखने वालों को भी याद रहे। ठीक। नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नीयते शौक भर न जाए कहीं। न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। नीयते शौक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अलीशा, बहुत मजा आया भाई। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं। नासिर काज़मी साहब की खूबसूरत गज़ल अलीशा, बहुत ज़बरदस्त। सलमान वेरी वेल डन। हमारे साथ तबले के ऊपर सलमान और अलीशा को आपने सुना, इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। आई होप कि आपकी सुबह को हमने थोड़ा सुरीला किया और आप के साथ जो वक्त है वो अच्छा गुजरा। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए।